Okay, so we are going to start epilepsy in pregnancy grid up guideline 68 और इसका साथ दो आर्टिकल साथ साथ करेंगे 2017. If any issue in my voice or in PPT, let me know in chat box. Should we start? Aman, Almas, and Batul, Anis, Sara, Yasmin, Fatwa. Ready? All set. Okay. So सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये जो एपिलेप्सी है इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, इसकी सीजर्स की. तो सीजर्स पे बहुत डिटेल में नहीं जाना, जस्ट जो बातें मैंने हाईलाइट की हैं आप भी उधर ही रहे. कि टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं जिनको पहले ग्रैंड माल कहा जाता था, ठीक है. दूसरे होते हैं एब्सेंट सीजर्स, तीसरे होते हैं जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, एंड लास्ट वन फोकल सीजर्स. तो ये इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है एपिलेप्सी में फिट्स की या सीजर्स की. अच्छा, तो इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी है, वन बाय वन ये भी देख लेते हैं. टोनिक क्लोनिक सीज में पेशेंट की जो है ना ड्रामेटिक इवेंट्स होते हैं, जर्किंग मूवमेंट्स होती हैं. इसके अलावा पोस्ट सीजर कंफ्यूजन स्टेट भी होती है, ठीक है. और सडन लॉस ऑफ कॉन्शियस हॉलमार्क है इसका. इसमें जो आपने देखना ना टोनिक क्लोनिक सीजर्स या ग्रैंड मैल सीजर्स में कि दो बज़वर्ड है. एक तो पोस्ट सीजर एक कंफ्यूजन की स्टेट है, दूसरा सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, मतलब कंप्लीट कॉन्शियस लॉस हो जाता है. इसके अलावा सडन जो सुडीप है, इसको आगे हम देखते हैं, उसके साथ इसकी हाईएस्ट एसोसिएशन है, ठीक है. व्हाट इज सुडीप, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो टोनिक क्लोनिक सीजर्स, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाईएस्ट रिस्क ऑफ सुडीप. सेकंड नेम इज ग्रैंड माल सीजर्स. एब्सेंट सीजर्स क्या होते हैं? एब्सेंट सीजर्स में ये भी जनरलाइज सीजर्स की टाइप है, लेकिन इसमें ब्रीफ ब्लैंक स्पेल्स होती हैं. और इसके बाद पोस्ट सीयर स्टेटस नहीं रहता, बल्कि रैपिड रिकवरी होती है. टोनिक क्लोनिक में पेशेंट सीजर्स के बाद थोड़ा कंफ्यूज रहा है, बट एब्सेंट सीजर्स में वो रैपिड रिकवरी हो जाती है, ठीक है. अच्छा, जिन पेशेंट को टोनिक क्लोनिक सीजर्स का रिस्क होता है ना, उनको ही एब्सेंट सीजर का रिस्क होता है, ठीक है. होएवर इसका जो प्रेजेंटेशन में बज़वर्ड है वो ये है कि ब्रीफ लॉस ऑफ अवेयरनेस होती है, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती और रैपिड रिकवरी होती है. जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी यूजुअली आफ्टर स्लीप डेप्रिवेशन होता है कि पेशेंट सो के उठा है, स्लीप अच्छी नहीं थी तो उनको ये फिट पड़ जाता है. इसमें मायोक्लोनिक जर्क्स होते हैं, मसल की एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है. अनप्रिडिक्टेबल सडन मूवमेंट्स होती हैं. तो और जब इस तरह की सडन जर्क्स होते हैं तो हाथ से बच्चा गिर सकता है ना, और कोई और ऑब्जेक्ट्स भी, शार्प ऑब्जेक्ट्स भी गिर सकते हैं. तो टोनिक क्लोनिक सीजर्स है कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पोस्ट सीयर स्टेटस, हाईएस्ट रिस्क ऑफ सुडीप. एब्सेंट सीजर्स में ब्रीफ लॉस ऑफ अवेयरनेस एंड रैपिड रिकवरी. और जुवेनाइल में रैपिड जर्क्स हैं एक्चुअली, मायोक्लोनिक जर्क्स, और ड्रॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. तो फोकल सीजर्स क्या होते हैं? फोकल सीजर्स होते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियस नहीं बल्कि इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस है, ठीक है. और इसमें जो है ऑरा भी होता है साथ में. इसका भी रिस्क है सुडेप के साथ. सुडेप का रिस्क तो सबके साथ ही है, लेकिन हाईएस्ट है टोनिक क्लोनिक सीजर्स के साथ. तो बस इतना ही काफी है इस टेबल से, ठीक है, कि टोनिक क्लोनिक क्या होते हैं, हाईएस्ट विद सुडेप, ठीक है. और एब्सेंट सीजर्स में रैपिड रिकवरी है, और जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में रैपिड ड्रॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है. फोकल सीजर्स में इम्पेयरमेंट है, कॉन्शियसनेस की कंप्लीट लॉस नहीं है. तो ये है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस सीजर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मदर एंड द बेबी, ठीक है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. अब एपिलेप्सी भी जैसे हमने पहले डिसाइड किया था, आपने ओरिएंटेशन सेशन सुना होगा अपने कोर्स का, तो हमने डिसाइड किया था हमने ऐसे ब्लाइंडली नहीं पढ़ने मेडिकल डिसऑर्डर, और उसका प्री प्रेगनेंसी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कुछ ना कुछ जरूर होता है हर एक क्रॉनिक डिजीज में. इसी तरह इनसाइड प्रेगनेंसी या एंटीनेटल पीरियड में कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होती हैं रेलेवेंट टू दैट डिजीज, और इसी तरह फिर डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम में. और प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, बस वर्ड सेकंड ट्राइमेस्टर रिलेटेड होगा, और थर्ड ट्राइमेस्टर रिलेटेड भी होगा, ठीक है. तो ये आपने अब फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं.
और एंड पे हम इनको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। सो डीडीज क्या हैं फिट्स की? हमने तो फिट्स की टाइप्स पढ़ी हैं एपिलेप्सी में अभी, लेकिन हर तरह के फिट्स तो नहीं होते ना एपिलेप्सी की वजह से, ठीक है। तो डिफरेंशियल्स, इसके जो पॉसिबल डिफरेंशियल्स हैं वो सीवीटी है, सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस। अच्छा, प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी के पेशेंट यूजुअली पहले से ही डायग्नोज होते हैं, पहले से ही एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे होते हैं, तो बड़ा इजी होता है। लेकिन समटाइम जो है फर्स्ट या इनिशियल डायग्नोसिस ही प्रेगनेंसी में होता है। अच्छा, दूसरा है पोस्टीरियर रिवर्सिबल सिंड्रोम, ये प्रीक्लम्पशा के साथ होता है। थर्ड वन स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स, किसी भी ट्यूमर के साथ। फिर रिवर्सिबल सेरिब्रल वैसोकंस्ट्रिक्शन सिंड्रोम, अगेन एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, सिनकपी ड्यू टू कार्डियक रिथमियाज, ठीक है। इम्पेयरमेंट, कॉन्शियसनेस की इम्पेयरमेंट हुई है या सडन ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई है, इसको सिनकोपी भी बोलते हैं ना। तो ये रिथमियास की वजह से भी तो हो सकता है, एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से होता है, कैरोटिड साइनस सेंसिटिविटी इश्यूज की वजह से होता है, वैसोवेजल सिनकोपी या मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं इतनी सारी, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, एडिसन क्राइसिस। तो बहुत सारी ये फिट्स की डीडीज हैं। तो ये बस आपको आनी चाहिए, और ये आपके थ्योरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्लम्पशा आपका स्टेशन होता ही है, एंड यू मस्ट नो के अदर डीडीज क्या हैं। तो इसमें फिर एपिलेप्सी भी डाल दें अपार्ट फ्रॉम एक्लम्पशा। अच्छा, जो नॉन एपिलेप्टिक अटैक्स है ना, दे मे कोएग्जिस्ट विद एपिलेप्सी, ठीक है, एंड पोज कॉम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक चैलेंज, क्योंकि इनकी एक एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। व्हाट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस? Status epilepticus is defined as 30 minutes of continued seizure activity or a cluster of seizures without recovery. Currently, there are no tests to predict the risk of seizure deterioration in pregnancy. कोई टेस्ट नहीं है जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस होगा या नहीं होगा, बट कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम हमें मतलब एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हो सकता है। ट्रिगर्स हैं जैसे स्लीप डेप्रीवेशन, स्ट्रेस के, ठीक है, या एडी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्विट कर दी सडन, तो हाँ इसकी वजह से स्टेटस एपिलेप्टिकस हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई टेस्ट नहीं है इसका स्पेसिफिक। सो दैट वाज अबाउट द डिफरेंशियल्स ऑफ फिट्स। कोई भी फिट, एक्लम्पशिया का फिट, एपिलेप्सी का फिट, तो सारे फिट्स प्रेगनेंसी में 100% तो श्योर नहीं है कि ये फिट एपिलेप्सी का है, ठीक है। और लेट्स सपोज एक पेशेंट जो डायग्नोज केस ऑफ एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी उसकी वेल कंट्रोल्ड है, तो शी कैन हैव एक्लम्पशिया फिट, शी कैन हैव। और प्रेगनेंसी में होते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स, तो सीवीटी भी हो सकता है, थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। तो आपने अपना जो है माइंड ओपन रखना है while you are approaching your patients, while you are taking the history। इस पूरी गाइडलाइन में जितनी भी परसेंटेजेस हैं वो मैंने ट्राई किया है कि 2 स्लाइड्स में इकट्ठी कर दूं। एपिलेप्सी का जो ओवरऑल इंसिडेंस है वो 0.5 से 1% है इन चाइल्ड बेरिंग एज, मतलब वही 15 से 45 की जो एज है। और बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो कि मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है। ओके, फॉर्चुनेटली 2/3 या अप्रोक्सीमेटली 67% जो पेशेंट है विद एपिलेप्सी की वो स्टेबल रहती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। एक जैसी रहेंगी, ना ज्यादा होंगी ना कम होंगी, जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे ही उनका कंट्रोल होगा डिजीज का। और अगर ये ऐसी हैं, स्टेबल हैं, तो 96% दे विल डिलीवर अ हेल्थी बेबी एज वेल, ठीक है। अच्छा, 86% जो वुमेन है विद एपिलेप्सी, जिन एक जिन जो वो सारी पेशेंट जिनकी एपिलेप्सी की वजह से डेथ हुई, उनमें जो 86% थी उनमें रीजन थी सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी, ठीक है। और इसमें जो मेन रीजन थी, 86% जो रीजन थी वो लैक ऑफ काउंसलिंग थी।
ठीक है, तो 86% ऑफ वुमेन विद एपिलेप्सी हु डाइड ऑफ टुडे हैज नॉट रिसीव्ड प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। तो ये इसको ऐसे पढ़ेंगे। एनीवे, जो सीजर्स फ्री रहते हैं, अभी हमने देखा था ना 67 या 2/3 रहते हैं, और उनमें से 96% हेल्दी बच्चे डिलीवर करते हैं। तो बाकी 1/3 में से 16% में एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है फिट्स की, और 17 में एक्चुअली ज्यादा हो जाती है। तो इक्वल इक्वल है, आधों को ज्यादा हो जाती है, आधों को कम जाती है, और 70 अप्रोक्सीमेटली जो होंगे वो स्टेबल ही रहेंगे जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे। इंट्रामॉर्टम सीजर्स 3.5% है, ये टोक का रेफरेंस है। स्टेटस एपिलेप्टिकस 2% या लेस देन 2% होता है। लामोट्रिजिन प्रेगनेंसी में दी जाती है, एक नॉन एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है। वो 70% प्रेगनेंसी में उसका जो कंसेंट्रेशन है वो फॉल हो जाती है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिज्म। तो जो पेशेंट लैमोट्रिजिन पे होती है उनमें ज्यादा फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर उनकी डोज एडजस्ट ना की जाए। इसके अलावा टोनिक क्लोनिक सीजर्स की फ्रिक्वेंसी बताइए 1 to 2% है वुमेन विद एपिलेप्सी इन लेबर, ठीक है। एंड इसके बाद जो 24 आवर है आफ्टर डिलीवरी, उसमें फर्दर रिस्क है 1 to 2% का। और जो टोटल अकरेंस है सीजर्स की वो है 3.5%, और इसमें जो टोनिक क्लोनिक सीजर्स है वो 1 to 2% है, और 1 to 2% विद इन 24 आवर आफ्टर डिलीवरी। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस थे अमंग डॉग एंड गाइडलाइन, वो मैंने इकट्ठे करी हैं। अब एक पेशेंट जिसको एपिलेप्सी है वो प्रेग्नेंट हो गई ना, तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिससे उसकी एपिलेप्सी का जो कंट्रोल है इस डिजीज का इनसाइड प्रेगनेंसी खराब हो सकता है। पुअरली कंट्रोल्ड एपिलेप्सी प्रायर टू प्रेगनेंसी पहले ही खराब थी, या जो फ्रीक्वेंसी है सीजर्स की वो बड़ी फ्रीक्वेंट है, ठीक है। मल्टीपल सीजर्स की टाइप्स हैं, ड्रग रेजिस्टेंस एपिलेप्सी है, पॉलीथेरेपी पे कंट्रोल है, कंप्लाइंस अच्छी नहीं है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ, ठीक है। और प्रेगनेंसी के मेटाबॉलिज्म की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें अगर आप ड्रग एडजस्ट नहीं करते, दिस इज अनदर रीजन, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो ड्रग कंसंट्रेशन कम कर जाती है, और इसके अलावा जीएफआर ज्यादा हो जाता है तो इंक्रीज क्लियरेंस हो जाती है ड्रग की। या प्रेगनेंसी के अपने भी ट्रिगर हैं, जैसे नाजिया वोमिटिंग इनसाइड प्रेगनेंसी स्पेसिफिकली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और फिर स्लीप डेप्रीवेशन, फिर लेबर, और लेबर में पेन, हाइपर वेंटिलेशन। तो ये सारे फैक्टर्स मिलजुल के एपिलेप्सी को खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इनको मिनिमाइज करना है। तो बच्चे को क्या रिस्क होगा एपिलेप्सी की वजह से, ठीक है। जनरली जनरली अगर माँ ठीक है, कंट्रोल्ड अच्छा है, तो बच्चे को कुछ नहीं होता, ठीक है। However, एंटी-एपिलेप्टिक ड्रग्स जो के लाइक ये जो नॉन एंजाइम इंड्यूसर्स हैं, जैसे लामोट्रिजिन, लेविट्रिसेटिन एंड कार्बामेट, नहीं एंजाइम इंड्यूसर्स भी हैं इसमें। नॉन एंजाइम इंड्यूसर्स हैं लामोट्रिजिन एंड लेविट्रिसेटिन एंड सोडियम वेलप्रोएट, ठीक है। तो ये जो दो है शुरू वाली, ये थोड़ी बेहतर है, और एंजाइम इंड्यूसर में कार्बामेजिपिन थोड़ी सी बेहतर है। ये among all groups of drugs are considered safe relatively to other, ठीक है, ये आप नोट कर लें। ऐसे मैं आप बता भी दूंगी प्रेगनेंसी में कौन सी देनी है और ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सी देनी है टेबल पे। बट एनीवे, लेमोट्रिजिन, लेवी और कार्बामेजिपिन आर बेटर देन अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। सबसे खराब जो काम है वो है सोडियम वेलप्रोएट देना, या बहुत सारी ड्रग्स जो है ना वो कंबाइन करके दे देना, पॉलीथेरेपी। ठीक है, तो ये दो खराब काम है। इसके अलावा बच्चे को क्या होगा अगर एपिलेप्सी होती है, तो फिट्स पड़ते हैं तो हाइपोक्सिया, ड्रग खाई है जिससे एनॉमलीज हो सकती हैं, बच्चे को एनॉमली, बच्चे को आईयूजीआर। और माँ को अगर जो है स्टेटस एपिलेप्टिकस हो जाए, बच्चे को प्रोलॉन्ग हाइपोक्सिया, सडन डेथ, तो ये सारे रिस्क बच्चे को पॉसिबल है। बट इसमें जो मोस्ट कल्परेट रीजन है वो ये है कि पॉलीथेरेपी है और सोडियम वेलप्रेट इस्तेमाल हुआ, ठीक है। ओके, सो
इसके अलावा इंक्रीज रिस्क ऑफ एपिलेप्सी बच्चों, जो बच्चे पैदा हो गए हैं फीटस से ह्यूमन बन गए हैं, तो फिर उसके लिए है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ एपिलेप्सी इफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैज एपिलेप्सी। द रिस्क इज मल्टीफैक्टोरियल एंड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एपिलेप्सी सिंड्रोम। इसके अलावा इनमें जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी होती है, ठीक है। तो फिर मींस आफ्टर बर्थ, फिर दे विल बी प्रेग्नेंट, तो इनमें रीजंस जेनेटिक भी हो सकते हैं और फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। मेडिकेशंस इनसाइड प्रेगनेंसी 5, आउटसाइड प्रेगनेंसी भी 3 मंथ्स बिफोर फोलिक एसिड आप इस्तेमाल कराएं। तो इसके अलावा अब्रप्टली मेडिसिन को बंद ना करें, एईडीज को। मोनोथेरेपी इज आवर एम, और लोएस्ट इफेक्टिव एईडी देनी है, ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ये इनका एम है कि मोनोथेरेपी हो और फीटल फ्रेंडली हो और लोएस्ट डोज हो इफ पॉसिबल। अगर पेशेंट सोडियम वेलप्रेट ले रही है तो इसको बंद करें, ठीक है। होइबर अगर उसके पास एक ही चॉइस है सोडियम वेलप्रेट और बाकी सब पे रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो फिर ये एक्सेप्शन है कि सोडियम वेलप्रेट वो ले सकती है, ठीक है। होइबर ये काम आपने खुद नहीं करना, ये काम करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट। सोडियम वेलप्रेट अगर कंटिन्यू रखनी पड़ती है, ठीक है, तो फिर आपने बताना है कि चेंज टू मॉडरेट रिलीज or increase the daily frequency to reduce the risk of high peak levels of the drug, ठीक है। Doses more than 800 milligram per day are associated with greater risk of teratogenicity। तो ये जो सारी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं एंटी एपिलेप्टिक, ये डोज डिपेंडेंट है यूजुअली, ठीक है। तो अगर आप सोडियम वेलप्रेट की ये डोज देंगे पर डे, तो फिर ग्रेटेस्ट रिस्क है ट्रेटोजेनिसिटी का, तो लो डोजेस पे इतना रिस्क नहीं है। तो फिर आपने अगर ये डेज कंटिन्यू रखनी है तो आपने माँ को बताना है पीक ड्रग लेवल्स का, इनकी ड्रग रिलीज का, कब किस किन फैक्टर से इंक्रीज होती हैं डिक्रीज होती है। इसके अलावा सोडियम वेलप्रेट जो है अपार्ट फ्रॉम प्रेगनेंसी, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में या इवन ब्रेस्ट फीडिंग में एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, ये आप देख लें, ठीक है। होइवर प्रेगनेंसी में ये सबसे फर्स्ट लाइन वो ट्रीटमेंट है जो आपने स्टॉप करनी है या आपने अवॉइड करनी है इफ यू कैन। तो अब आप इनसाइड प्रेगनेंसी क्या कर सकते हैं, आपके पास लेमोट्रिजिन, लेवी और कार्बामेजेपिन जो है वो सेफ चॉइसेस हैं। अच्छी बात तो ये है कि पेशेंट इतनी स्टेबल हो कि किसी भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे हो ही ना, एईडी पे हो ही ना, अगर इफ यू वांट टू कंसीव। बट इफ यू वांट टू कंसीव तो मेक श्योर कि मोनोथेरेपी हो, ठीक है, सेफ हो, ट्रेटोजेनिक ड्रग ना हो, लोएस्ट डोज हो, ठीक है। और इसके अलावा पेशेंट को इनकरेज करें कि अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखें। सो नेक्स्ट स्लाइड ये है कि दिस इज टेलिंग हमें कि सारी एडीज में जो लेमोट्रिजिन और कार्बामेजेपिन मोनोथेरेपी है ना, बेसिकली ये सबसे अच्छी है। इसमें मेजर कंजेनिटल एनोमलीज कम होती हैं बच्चे को, ठीक है, एज कम्पेयर टू द दोज पॉपुलेशंस जो खाती नहीं है एडी, मतलब जनरल पॉपुलेशन। और जनरल पॉपुलेशन में मेजर एनोमलीज का रिस्क है 1 to 2%, या यहाँ लिखा हुआ 2.8। तो इसी तरह ऐसे पेशेंट जो उन ड्रग्स पे हैं एंटी एपिलेप्टिक जो कि ट्रेटोजेनिक भी है, उनका भी सेम ही है कंजेनिटल एनोमलीज का रिस्क। तो सेफेस्ट लेमोट्रिजिन, लेवी एंड कार्बा है, ठीक है। और इसमें भी चूज करना पड़े तो लेमोट्रिजिन एंड कार्बी। इसके बाद बायोकेमिकल स्क्रीनिंग विद मैटरनल सीरम अल्फा फेटोप्रोटीन व्हेन कंबाइंड विद स्कैन, इससे डिटेक्शन रेट 100% तक चला जाता है। ये एविडेंस 2- का, ठीक है, बट हम करते नहीं है रूटीन सीरम अल्फा प्रोटीन माँ का, क्योंकि ये 2- का लेवल है। तो बस ले दे कि यही है कि जो कंबाइंड टेस्ट करना है शुरू में आप वही करेंगे। अगर उसमें ज्यादा कोई चीज ऐसे ज्यादा है, या आप क्वाड टेस्ट करते हैं उसमें अल्फा आता है और वो ज्यादा आता है और साथ में एंटी एपिलेप्टिक भी ले रही है और स्कैन पे भी गड़बड़ है, तो फिर वी प्रोसीड हायर टेस्ट। वरना जो पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे है उसकी सेम मैनेजमेंट है जैसे एक नॉन एपिलेप्टिक पेशेंट है, कि डेटिंग स्कैन होगा, एनोमली स्कैन होगा, कोई उसका स्पेसिफिक इकोकार्डियोग्राफी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़े से तहफुज़ात हैं जो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि वाई इको स्टिल ऑफर्ड बाय सम गाइडलाइंस बट नॉट बाय आरसीओजी, ठीक है। वाई अदर सीरम मार्कर्स आर ऑफर्ड बाय अदर गाइडलाइंस बट नॉट बाय आरसीओजी, ठीक है। ओके,
एग्जेक्टिव समरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ इस गाइडलाइन की। तो इसलिए समरी सेज कि पेशेंट कुछ होती हैं लो रिस्क। एपिलेप्सी ऑब्वियसली एक मेडिकल डिसऑर्डर है, अदर पॉपुलेशन से तो हाई रिस्क ही है, बट अमंग एपिलेप्सी वो कौन सी पेशेंट है जो लो रिस्क है और जो हाई रिस्क है? तो अमंग एपिलेप्सी, तो लो रिस्क वुमेन वो होती हैं जिनमें क्या एपिलेप्सी है, who are not considered to have a high risk of unprovoked seizures। ठीक है, मतलब सीजर्स का रिस्क जो है ना वो हाई रिस्क नहीं है। ठीक है, इसके बाद वो वुमेन जो कि सीरियल फ्री है फ्रॉम 10 years और ड्रग भी फ्री है फ्रॉम 5 year, ठीक है, या बचपन में कभी हुआ थी सीरियस। तो ये ऐसे पेशेंट है कि भाई इनको ऐसा समझे कि जैसे इनको एपिलेप्सी है ही नहीं ना, तो दे आर वेरी लो रिस्क। हाई रिस्क कौन सी है जो ये क्राइटेरिया मीट नहीं करती? ठीक है, तो वो पेशेंट्स जिनको 10 साल पहले फिट पड़ा, 5 साल से ड्रग से स्विच ऑफ है, और वही दे आर लो रिस्क। हाई रिस्क जो क्राइटेरिया मीट नहीं करती, ठीक है, और या उनको ये अनकंट्रोल्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स फटते रहते हैं। सुडेप का रिस्क इनको ज्यादा होता है। सुडेप क्या होता है? सुडेप क्या होता है? नो, इट्स डेफिनेशन। सुडेप इज डिफाइंड एज सडन अनएक्सपेक्टेड विटनेस्ड और अनविटनेस्ड नॉन ट्रामेटिक और नॉन ड्रोनिंग डेथ इन पेशेंट्स विद एपिलेप्सी। मतलब कोई काज नहीं है, ना ट्रामा है ना कोई ड्राउनिंग की रिलेटेड डेथ है, बिल्कुल सडन अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, विद और विदाउट एविडेंस ऑफ ए फिट। और जिसमें जो है आपने एक्सक्लूड किया कि स्टेटस एपिलेप्टिकस भी रीजन नहीं है, और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे भी कोई रीजन नहीं पता चलती। इसे कहते हैं सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, डेथ इन एपिलेप्सी। तो ये ऐसी पेशेंट जिनमें सोडेप का रिस्क इनमें ज्यादा था, हमने अभी बढ़ा है, जिनको ग्रैंड माल फिट्स पड़ते हैं, टोनिक क्लोनिक फिट्स पड़ते हैं, ठीक है, तो ये पेशेंट है हाई रिस्क फिट्स, हाई रिस्क फॉर हाई रिस्क एपिलेप्टिक, हाई रिस्क पेशेंट विद एपिलेप्सी। और ये वाली जो पेशेंट्स थी ये थी लो रिस्क विद एपिलेप्सी। अच्छा, अब ये सुडेप की रीजन क्या है? एक तो हमने पढ़ा था टोनिक क्लोनिक फिट्स, और दूसरा कि इनकी डोज एडजस्टमेंट प्रेगनेंसी में ना हो। अब लेमोट्रिजिन 70% प्रेगनेंसी में जो है इसका लेवल फॉल कर जाता है। अगर पेशेंट लेट्स सपोज 5 mg खा रही है और प्रेगनेंसी में भी 5 mg खाएगी, तो फिट्स तो कंट्रोल नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे फिर। ओके, तो फिर ये पुअर मैनेजमेंट है बेसिकली रीजन ऑफ सुडेप। डायग्नोसिस एपिलेप्सी का ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, और इसके अलावा क्लासिफिकेशन अभी हमने देख लिया है, वो भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क है, ठीक है। और आप बता देंगे कि पेशेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ एपिलेप्सी अगर न्यू डायग्नोसिस है, और इसकी वेरियस प्रेजेंटेशन भी, और रिस्क टू मदर एंड द बेबी भी। व्हाट अदर कंडीशंस इन प्रेगनेंसी शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है, वो ये है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस को एक्सक्लूड करना है, ठीक है, स्पेसिफिकली सेकंड हाफ में जब एक्लेम्शिया भी एक मेन काज होती है। तो in pregnant women presenting with fits in second half of pregnancy, where they cannot clearly say कि they are epileptic या fits epilepsy का है, या रीजन AED को क्विट करना है इमीडिएटली, तो आपने उसको एक्लम्शिया की गाइडलाइन पे ही मैनेज करना है until a definitive diagnosis is made by full neurological assessment, ठीक है। तो जैसे रूल ऑफ थंब है ना कि हर फिट प्रेगनेंसी में एक्लम्शिया ही है, फर्स्ट एक्सक्लूड एक्लम्शिया देन एनीथिंग एल्स, वही वाली बात है। कोई बार अगर हिस्ट्री बहुत क्रिस्टल क्लियर है तो उन्होंने बता दिया है कि फिर आप इसको मैनेज करें एज एपिलेप्सी। पेशेंट भी एपिलेप्सी का है, और उसको जो फिट्स की प्रेजेंटेशन
और जो हिस्ट्री है वो मैच करती है। जो इन्वेस्टिगेशंस करानी है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में वो CT MRI होती हैं, और आपने उनको प्रेगनेंसी सेफ्टी की वजह से स्टॉप नहीं करना कि पेशेंट प्रेग्नेंट है तो MRI नहीं कराएंगे, CT नहीं कराएंगे, फिर भी कराना है, ठीक है। उस इन्वेस्टिगेशन ना कराने से इतना रिस्क नहीं है जितना इनएप्रोप्रिएट डायग्नोसिस बनाने से रिस्क होगा, इनएप्रोप्रिएट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या हाइपरटेंसिव मैनेजमेंट करने का होगा। तो इफ यू वांट टू मेक योर डायग्नोसिस क्लियर, इफ देयर इज एनी डाउट, गो फॉर MRI or CT। इसके अलावा हमने डिफरेंशियल्स को भी ध्यान में रखना है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और next slide says, what are the risk of congenital malformation in the fetus of pregnant women with epilepsy? WWE बोलते हैं women with epilepsy और AED बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को, ठीक है। तो women with epilepsy should be reassured that most mothers have normal healthy babies, ठीक है। अभी उन्होंने बताया कि 67 को तो कुछ भी नहीं होता, और होई पर जिनको कुछ होगा उस पर डिपेंड करता है कि AED की टाइप क्या है, डोज क्या है, नंबर क्या है, ठीक है। फिर what are the long term न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम ऑफ एक्सपोजर ऑफ दीज ड्रग्स? लॉन्ग टर्म तो इफेक्ट है, जैसे सोडियम वेलप्रेट हाईएस्ट रिस्क है एनोमली का भी, और बाद में लॉन्ग टर्म IQ इश्यूज भी आएंगे इन बच्चों को, ठीक है। तो अमंग ऑल एपिलेप्टिक ड्रग्स जो कार्बामेज़ेपिन लेमोट्रिजिन है ना, उसका लिमिटेड एविडेंस है, ठीक है। इसके बाद लेविका और फेनिटोइन का एविडेंस है, लेकिन लिटिल एविडेंस है, वेरी लिटिल एविडेंस, ठीक है। तो लिमिटेड एविडेंस के साथ कार्बामेज़ेपिन लेमोट्रिजिन है, और वेरी लिटिल एविडेंस के साथ लेवी और फेनिटोइन है। तो ये चारों ड्रग्स के साथ जो इश्यूज हैं फीटल और न्यू बर्न के, इंक्लूडिंग द न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, वो कम है, बाकी उनके साथ बहुत ज्यादा है। टू व्हाट एक्सटेंट कैन एनोमलीज कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? अब देर आर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कराती है मसले मसाइल, बट देर आर सर्टन वेज जिनको हम इन इश्यूज को थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं बाय गुड काउंसलिंग, ऑप्टिमाइज करके कंसीव करें, लोएस्ट डोज पे हो, सेफ डोज पे हो, मोनोथेरेपी पे हो। इसके अलावा क्या? इसके अलावा 5 मिलीग्राम दें उसको फोलिक एसिड 3 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन, और 12 वीक्स इन प्रेगनेंसी, GTG कहती है और डॉग कहता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। एक्चुअली डॉग आर्टिकल लेटेस्ट है, ये 2017 में आया था और गाइडलाइन 2016 की है। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी इज बेटर देन प्री प्रेगनेंसी फोलिक एसिड। अच्छा, जो गाइडलाइन है वो ये नहीं कहती कि देना नहीं है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो इसलिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा कि इससे ये जो कॉग्निटिव जो डेफिसिट्स हैं वो कम होंगे बच्चों के, ठीक है। अगेन लोएस्ट इफेक्टिव डोज हैं। अगर सोडियम वेलप्रेट या पोलोथेरेपी का जो एक्सपोजर है वो कम हो सकता है प्रायर टू कंसेप्शन, तो ये अच्छी बात है, इससे भी बच्चे के बेनिफिट्स ज्यादा होंगे। अच्छा, फिर अभी बात हुई है कि 2/3 या 67 को तो फिट्स पड़ते ही नहीं, और बाकियों को 50-50, 16 या 17% ज्यादा और कम होता है। तो वो प्रेग्नेंट वुमेन जिनको फिट्स पड़ा था इन द ईयर प्रायर टू कंसेप्शन, मतलब प्रेगनेंसी से पिछले साल, तो ये हाई रिस्क है, बिकॉज दे नीड नाउ क्लोज मॉनिटरिंग, इनको अब भी बढ़ सकता है। तो आप इनको वर्बल रिटन इंफॉर्मेशन भी देंगे, स्क्रीनिंग का भी बताएंगे कि बच्चे को रिस्क है तो हम स्क्रीन कैसे करेंगे, और ये भी बताएंगे आपने खुद से बंद नहीं करनी कोई दवाई, ठीक है। और यू विल बी इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के जो है क्या इफेक्ट है AEDs का फीटस पे, आपकी प्रेगनेंसी पे, ब्रेस्ट फीडिंग पे, कॉन्ट्रासेप्शन पे। एंटीबायोटिक मैनेजमेंट या बिफोर लेबर मैनेजमेंट क्या करेंगे? व्हाट आर द रिकमेंडेड मॉडल्स फॉर एंटीनेटल केयर, ठीक है, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो? ऑब्वियसली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, प्लान्ड केयर, ठीक है। और उनको कहें कि अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ना लें, और इस फेयर से भी कोई ड्रग ना कम करें या क्विट करें कि ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन विद एपिलेप्सी शुड बी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा इनका डेटिंग स्कैन होगा और फिर इनका एनॉमली स्कैन होगा। इसके अलावा इनका कोई और स्कैन नहीं होगा, वो डिपेंड करता है एनॉमली स्कैन कैसा था। तो डिटेल स्कैन, एनॉमली स्कैन हो गया, दैट इज एनफ। फिर हाउ शुड वुमेन टेकिंग AIDs बी मॉनिटर टू अवॉइड वर्सनिंग ऑफ द सीजर्स, ठीक है। तो इन वो अब
अब एक पेशेंट जो कंट्रोल है अपनी दवाइयों पे, तो आपने रूटीन मॉनिटरिंग नहीं करनी सीरम लेवल की इन दवाइयों की। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि हर पेशेंट जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स खा रही है आप उसकी सीरम मॉनिटरिंग करें। सीरम मॉनिटरिंग उन पेशेंट्स में होती है जो रूटीन नहीं होते, दे आर स्पेशल। व्हाई दे आर स्पेशल? बिकॉज दे आर हैविंग फ्रीक्वेंट फिट्स, lack of compliance issues, ठीक है, then it will not be a routine, then you will go for measurement of serum levels. Okay, what are the adverse effects of anti-epileptic drugs in pregnancy on the mother and how they can be minimized? प्रोफेशनल की टीम है जो पेशेंट को देखती भी रहेगी फ्रिक्वेंटली और उसको काउंसल भी करेगी अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, और बताएगी भी कि इमीडिएटली आपने रिपोर्ट करना है अगर ये आपको जो है सिम्टम्स आते हैं। स्पेसिफिकली विद एईडी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का एक साइड इफेक्ट है डिप्रेशन भी। व्हाट आर द रिस्क ऑफ ओब्स कॉम्प्लिकेशंस? ओब्स कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं एईडीज की वजह से? आगे आती टेबल में बनाई है मैंने। मॉनिटरिंग ऑब्वियसली फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग है, टीम अप्रोच से है, ठीक है। इफ एडमिशन रिक्वायर्ड वुमेन विद एपिलेप्सी, वो कौन सी वुमेन है जिनको ज्यादा रिस्क है फिट्स का, देयर इज अवेलेबल रिस्क ऑफ सीजर्स है, ठीक है, ताकि ऐसी जगह पे वो रहे जहाँ उनकी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग हो सके, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल हो। सब पेशेंट को नहीं आपने एडमिट करना, आपने उन पेशेंट को एडमिट करना है जो कि रिस्क ऑफ सीजर्स या फिट्स पे। हाउ शुड द फिटस बी मॉनिटर्ड? अब बच्चे के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है? अभी हमने बोला कि डेटिंग स्कैन, एनॉमली स्कैन तक सब की तरह ही मैनेज किया है, बट एनॉमली स्कैन खराब आ गया तो फिर डिटेल्ड इकोकार्डियोग्राफी और इसके अलावा इनका सीरियल ग्रोथ स्कैन भी होगा, ठीक है। जो जो भी पेशेंट है जो है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे एपिलेप्सी की पेशेंट, ठीक है। वही पर रूटीन सीटीजी नहीं होगी, सीटीजी तभी होगी जब पेशेंट को ड्यूरिंग लेबर पड़ेंगे फिट्स। बाकी व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन के? विटामिन के का रोल बच्चे को देने में तो है, बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो उसको आईएम दे देंगे 1 मिलीग्राम, ठीक है। माँ को देने का कोई एविडेंस नहीं है और ना ही पोस्टमार्टम हेमरेज कम करने के लिए कोई एविडेंस है, बिकॉज दे आर शी इज टेकिंग एंजाइम इंड्यूस्ड ड्रग्स, ठीक है। however she is at risk of other things like उसको लीवर फंक्शन टेस्ट खराब है, सही है, उसके ओब्सकोलिसिस है जिसमें एलएफटीज खराब है, उसमें आप विटामिन के देते हैं ओरल। बट बिकॉज ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स, सोनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप नहीं देंगे माँ को ओरल विटामिन के। और ये तुम लोग मिक्स कर दोगे सारे मेडिकल डिसऑर्डर में जिसमें देनी होती है, जब ओब्स को ले आएगा उसमें भी देनी है तो फिर तुम सोचोगे कि एपिलेप्सी में भी देनी थी, तो इनको सोच लो इधर नहीं देनी। What is the optimal timing and mode of delivery of women with epilepsy? Because of epilepsy ना तो इंडक्शन बैन है ना सेक्शन, मतलब अगर ये सेक्शन करना है तो बिकॉज ऑफ ओब्स इंडिकेशन होगा, इंडक्शन जो करनी है वो भी बिकॉज ऑफ ओब्स इंडिकेशन। ड्यू टू एपिलेप्सी मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी चेंज नहीं होता। हाउ शुड वुमेन विद नॉन एपिलेप्टिक अटैक डिसऑर्डर बी काउंसल्ड? बस उनको आपने ये बताना है कि इनअप्रोप्रिएट मेडिकल इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे, पहले हम डायग्नोसिस इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। एपिलेप्सी तो नहीं है ना, एक नॉन एपिलेप्टिक अटैक डिसऑर्डर है, तो फिर बहुत सारी डिफरेंशियल है, कॉम्प्लेक्स है इसकी मैनेजमेंट, तो न्यूरोलॉजिस्ट मिलके और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मिलकर डिसाइड करेगी इंडिविजुअलाइज इसकी ट्रीटमेंट। वेयर रिक्वायर्ड व्हाट डोज ऑफ स्टेरॉइड शुड बी गिवन? अच्छा, एंजाइम इंड्यूसर पेशेंट अगर स्टेरॉइड्स देने हैं उनको तो डबल डोज नहीं देनी, आरसीयूजी बोलती है नहीं देनी, बाकी गाइडलाइंस डबल डोज देती है। तो आप अगर इसकी वजह से हम अपने एग्जाम में सेम डोज देंगे स्टेरॉइड्स की। इंट्रापार्टम केयर में एडिक्वेट एनाल्जेसिया जरूरी है, ट्रिगर्स को अवॉइड करना है, इंसोम्निया, स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन को, ठीक है। वी कैन कंसीडर अगर रिस्क ऑफ सीजर है, ज्यादा रिस्क ऑफ सीजर है तो क्लोबेजिपम दे सकते हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडियाजेपिन है तो अच्छा कवरेज करती है, एज अ प्रिवेंटिव रोल है इसका, ठीक है, अगर पेशेंट वेरी हाई रिस्क है। बाकी जो एडीज हैं वो प्रेगनेंसी में कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। एपिलेप्सी में एडीज कंटिन्यू रखते हैं, जबकि लिथियम जो साइकेट्रिक पेशेंट ले रहे होते हैं वो बंद कर देते हैं लेबर में 12 आवर के लिए। इफ दिस कैन नॉट बी टेलर्ड ओरली तो पारेंटल अल्टरनेटिव शुड बी एडमिनिस्टर्ड। अगर नाजिया वोमिटिंग ज्यादा है प्रेगनेंसी में या पारेंटल ओरल नहीं ले सकते, टॉलरेट नहीं कर रहे, तो देनी जरूर है, रूट चेंज कर दें। व्हाट इज द ऑप्टिमल मैनेजमेंट ऑफ
सीजर्स इन लेबर, तो लेबर रूम में रिटन पॉलिसी हो, गाइडलाइन हो, ठीक है। और इसके अलावा जो सीजर्स हैं उसमें मैटरनल और फिटल हाइपोक्सिया हो जाता है, एसिडोसिस हो जाती है, तो बेंजोडायजेपिन्स आर ड्रग ऑफ चॉइस। सीटीजी करनी है क्योंकि अब तो फिट पड़ गया, वरना तो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसके अलावा इंट्रापार्टम टोग आर्टिकल बोलता है कितनी फिट्स हैं, तो 3.5 होते हैं, ठीक है। वुमेन विद एपिलेप्सी कैन बी रिश्योर्ड दैट द रिस्क ऑफ इंट्रापार्टम सीजर इज लो बिकॉज इट इज ओनली 3.5%। तो अगर इसको पड़ गया तो फिर कंटिन्यू सीटीजी और बेंजोडायजेपिन्स देने हैं इसको। बाकी जो एनाल्जेसिया है, जो प्रेफर्ड एनाल्जेसिया है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये भी एक ऑप्शन है। एंटोनॉक्स दे दें 50% नाइट्रस ऑक्साइड एंड 50% ऑक्सीजन, या रीजनल एनेस्थीसिया दे दें। However, ओपियाइड्स में डायमोर्फिन दे सकते हैं, पैथिडीन नहीं देनी, जैसे आपने सिकल सेल में नहीं दी थी, ठीक है। नो फॉर पैथिडीन। तो व्हाट वी हैव ऑप्शंस इन एपिलेप्सी टेंस, ठीक है, पेन रिलीफ के लिए, और एंटोनॉक्स और रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है। ये बाकी नॉर्मल लेबरिंग पेशेंट के लिए भी यही ऑप्शंस हैं, इसके लिए भी यही ऑप्शंस है, बट इसमें पैथिडीन नहीं दे रही है। दूसरा जीए के लिए भी हमने इसको लास्ट में कंसिडर करना है, बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी जीए नहीं देना। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडक्शन करनी है तो हम दे सकते हैं, सेफ है। वो जो वैजो कंस्ट्रिक्शन है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, वो एस्थमा या कार्डिक पेशेंट के लिए है, एपिलेप्सी के लिए नहीं है। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू डिलीवरी फॉर अ वुमन विद एपिलेप्सी? वो पेशेंट जिनको रिस्क है इंट्रापार्टम या पेरीपार्टम सीजर्स का, उनको आपने सीएलयूज में रखना है, कंसल्टेंट लेड यूनिट्स में, ठीक है। ओके, द डिसीजन टू यूज वाटर फॉर analgesia and birth should be made on the individual basis. Women who are not taking AEDs and who have been seizure free for a significant period, उनको वाटर बर्थ हम इस्तेमाल करने का कह सकते हैं, ऑब्वियसली आफ्टर अ स्पेशलिस्ट एडवाइस। ओके, बाकी पोस्टपार्टम मैनेजमेंट, what is the risk of severe deterioration postpartum and how can this be minimized? Obviously, प्रेगनेंसी से ज्यादा रिस्क पोस्टपार्टम पीरियड में होता है, ठीक है। और उसमें जो था 3.5% है, जिसमें टोनिक क्लोनिक फिट्स 1 to 2 है इन लेबर, और फिर आफ्टर लेबर विद इन 24 आवर। तो कैसे कर सकते हैं अवॉइड? तो ये तो जो लेबर जो ड्रग्स थी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, वो लेबर में मेंटेन रखनी है, ठीक है। अगर हाई रिस्क है फॉर सीजर, तो प्रिवेंटिव क्लोबेज़िपैन दे दें, और इसके अलावा ट्रिगर स्ट्रेस के, डिहाइड्रेशन के, पेन के, वो अवॉइड करें, फिर नहीं बढ़ेगा स्किट। इसके बाद क्या करना है? बाकी उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। इज देयर अ नीड टू मॉडिफाई द डोज ऑफ AED आफ्टर डिलीवरी? यस, आपने ज्यादा की थी फिर कम भी करें, अब तो नहीं है प्रेगनेंसी की हार्मोन्स और चीजें, विद इन 10 days आपने कम करना है, वरना वो अब टॉक्सिसिटी हो जाएगी। बच्चे में भी अगर दूध पिलाएगी तो ज्यादा लेवल चले जाएंगे। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ AED एक्सपोजर ऑन न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न पे जितने जो भी एपिलेप्टिक ड्रग्स इनसाइड प्रेगनेंसी खराब थी, वो आउटसाइड प्रेगनेंसी या आफ्टर लेबर या ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ भी नहीं कहते, ठीक है। तो हाँ, जाती जरूर है, ब्रेस्ट मिल्क में जाती जरूर है, लेकिन उनकी वजह से बच्चे को लॉन्ग टर्म न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। और इवन न्यूनेट्स बर्न विद वुमेन विद टेकिंग AEDs, उनकी मॉनिटरिंग करनी है, नजर रखनी है विथड्रॉल इश्यूज के लिए, बट इसकी वजह से ये नहीं करना कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद करा दें, ठीक है। बेस्ड ऑन करंट एविडेंस, मदर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड that the risk of adverse cognitive outcome is not increased in childhood exposed to AEDs through breast milk. सारी AEDs हैं इसमें अब। हाँ, पोस्टपार्टम पेरीपार्टम जो पहले 3 दिन होते हैं वो ज्यादा खराब होते हैं फिट्स के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम रिस्क उनको होता है जिनको 1 महीना पहले पड़ चुके होते हैं फिट्स। इफ AED डोज वाज इंक्रीज, तो विद इन 10 days इसको कम करते हैं, और बेबी को भी साइन ऑफ ड्रग विड्रॉल के लिए देखें हम। इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी माँ तो जो AEDs खा रही थी वो बच्चे के पास के अंदर भी है, तो आप उसको देखेंगे विड्रॉल इश्यूज के लिए। कॉन्ट्रासेप्शन नॉन एंजाइम इंड्यूसिंग और एंजाइम इंड्यूसिंग के साथ ही है, जो कॉन्ट्रासेप्शन में भी हम देखेंगे अलग से, बट
रूल ऑफ थंब यही है कि पेशेंट जो कि एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स ले रही है, आप उसमें ओरल ओसीपीज या पीओपीज नहीं देते और ना ही इम्प्लांट्स देते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में भी आप उनको लिवोनार्टेस्टिल या यूपीए नहीं देते। द सेफेस्ट इज कॉपर टी या आईयूडीज, जिसमें मारिना भी आ जाएगी, एंड देन डम्पा इंजेक्शंस, मेट्रॉक्सीप्रोडेस्टिल एनिसिटेट इंजेक्शंस। बिकॉज जो एंजाइम इंड्यूसर्स हैं वो ओसीपीज, पीओपीज, पैचेस, रिंग्स, इम्प्लांट्स की जो एफिकेसी है वो कम करते हैं और फिर कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो जाता है। जबकि लेमोट्रिजिन जो कि नॉन एंजाइम इंड्यूसर है, तो वो कॉन्ट्रासेप्शन एफिकेसी खराब नहीं करेगी, वो खुद ही खराब हो जाती है, उसके अपने ड्रग लेवल कम हो जाते हैं और पेशेंट को फिट पड़ जाता है। What advice should be given regarding safety strategies and care of the baby? तो वो पेशेंट जो रिस्क पे हैं फिट के, उनको आपने सिंगल रूम में अकेले नहीं छोड़ना, ऑब्जर्व करना है, नर्सिंग स्टाफ के थ्रू या पार्टनर मौजूद होगा, और डिप्रेशन की असेसमेंट करनी है, इनमें ज्यादा रिस्क होते हैं। जो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स हैं वो कार्बामेजिपिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोल, प्रिमिडोन, ऑक्साकार्बेजिन, टोपिरामेट एंड एस्ली कार्बाजिपिन्स हैं। ठीक है, तो इन सब में हार्मोन कंट्रासेप्शन जो है ना वो खराब होंगे। तो नॉन एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स कौन कौन सी है? सोडियम वेलप्रेट, लेवी, विगा, टिगा, प्रीगैबलिन। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सोडियम वेलप्रेट और लेवी और लैमोट्रिजिन, ये तीनों नॉन एंजाइम इंड्यूसर्स हैं। ठीक है, लेकिन एमसीक्यू आता है कि पेशेंट ले रही है सोडियम वेलप्रेट और आपने किसकी एलएफटीज देखनी है? जो सोडियम वेलप्रेट ले रही है जिसको हेपेटाइटिस बी है, तो सोडियम वेलप्रेट से क्या होगा, वो कौन सा एंजाइम इंड्यूसर है, तो हेपेटाइटिस बी वाली के देख लेते हैं। इसके बाद आईयूडी बेहतर है फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। लेमोट्रिजिन मोनोथेरेपी एंड एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी फाउंड के इनमें इनका ड्रग फाल कर जाती है। ठीक है, इनसाइड प्रेगनेंसी 70% फाल कर जाती है, और जो लेमोट्रिजिन विद ओसीपीज फाल करती है, आई थिंक वो 20 से 50% है। फिर सेफ्टी स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग फ्रेंड्स हैव नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट प्रोसीजर्स। सुडेप स्पेसिफिकली रिड्यूस कर सकते हैं हम अच्छी मॉनिटरिंग से, ऑब्जर्वेशन से। और इसी तरह जो बच्चे में ट्रामा हो सकता है कि माँ उसकी अलोन केयर कर रही है, उसको भी अवॉइड किया सकता है कि बच्चे को नर्स किया जाए फ्लोर पे, जर्की मूवमेंट्स हैं या मायोक्लोनिक फिट्स पड़ते हैं तो नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, लेइंग द बेबी डाउन इफ देयर इज ए वार्निंग ऑरा, आपको कोई ऑरा आता है तो पूरा नहीं बच्चे को नीचे रख दें, गिराएं मत, नहलाएं मत अकेले, पानी में छोड़ के भूल जाते हैं फिर। इसके अलावा टैग्स पहनने, स्लीप डिप्रिवेशन अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें। ठीक है, और फैमिली को भी फर्स्ट एड आनी चाहिए। Other implications, what may affect the driving entitlements of women with epilepsy who are pregnant, or what are the implications of disability legislations? वो कहते हैं जिनको एपिलेप्सी है उनको आपने अकेला नहीं छोड़ना या उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। ठीक है, और ड्राइविंग के लिए भी इनको देखना है कि ये खुद से ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी ये हम कर चुके हैं परसेंटेजेस। ये अलग से टेबल है नॉन एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स की और एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स की। ठीक है, और मोस्ट कॉमन एनॉमलीज होती हैं सोडियम वेलप्रेट से या फिर पोलीथेरेपी से। ठीक है, एपिलेप्सी सीजर्स इन प्रेगनेंसी के हो तो फिर आपने सबसे पहले क्या करना है? लेफ्ट लेटरल टिल्ट, एयरवे मेंटेनेंस एंड ऑक्सीजन। आफ्टर दिस आईवी लाइन मेंटेन करें और एलडी दे दें, लोरेजिपैम या डायजिपैम, या फिर एक्सिस नहीं है तो पररेक्टल या बक्कल दे दें, डीएम डायजिपैम पररेक्टल एंड मिडाजोलियम बक्कल। ठीक है, कुछ सब कुछ कर लिया, नहीं फिट्स कंट्रोल हो रही तो फिर पीपी देते हैं, फेनिटोइन और फास्फेनिटोइन। ठीक है, और इफ द फेटल हार्ट रेट डज नॉट बिगन टू रिकवर विद इन 5 मिनट्स ऑफ द सीजर्स तो फिर एक्सपेडाइट करें डिलीवरी। दिस में रिक्वायर्ड सेक्शन अगर डिलीवरी विजाइनल डिलीवरी इमिनेंट नहीं है। एनाल्जेसिया के बारे में हम बात कर चुके हैं, सेम है। और जीए में पैथिडीन, कैटामीन और ये फ्लोरेन अवॉइड करनी है। ये जो पहली दो हैं ये जो है द फर्स्ट टू आर नोन टू लोअर सीयर थ्रेशोल्ड एंड थर्ड में बी एपिलेप्टोजेनिक पोटेंशियल, मतलब ये थर्ड वन से एपिलेप्सी का पोटेंशियल बढ़ जाता है और पैथिडीन और कैटामीन से थ्रेशोल्ड कम हो जाता है फिट्स पड़ने का, पड़ जाते हैं फिर फिट्स।
तो फिर एक क्वेश्चन है, पेशेंट विद एपिलेप्सी इज ऑन लैमोट्रिजिन, व्हाट एडवाइस यू विल गिव? विटामिन के दे दें? विटामिन के तो लैमोट्रिजिन के साथ बनता भी नहीं है क्योंकि ये नॉन एंजाइमी ड्यूब है। तो ब्रेस्ट फीडिंग भी फॉर लैमोट्रिजिन इनटेक बेहतर है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, मे बी इम्पोर्टेंट फॉर योर टॉक्स एज वेल, कि पेशेंट ऑन कार्बामेजिपिन है इन प्रेगनेंसी कैन कंटिन्यू पोस्ट, पेशेंट ऑन अदर ड्रग्स तो फिर आप सोडियम वेलप्रेट पे शिफ्ट करें। ब्रेस्ट फीडिंग पहले कराएं फिर दवाई खाएं, ठीक है। प्रेगनेंसी में हमने लेमोट्रिजिन और लेवी और कार्बामेजिपिन दे दिया, और पोस्ट प्रेगनेंसी हमने सोडियम वेलप्रेट, कार्बामेजिपिन और फेनिटोनिन देनी होती है, ठीक है, उन प्रेफरेंस। और ये सोडियम वेलप्रेट और जो है वो कम जाती है ब्रेस्ट मिल्क में, लेमोट्रिजिन लेवी ये थोड़ी ज्यादा जाती है। अब डॉग आर्टिकल की जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने साथ साथ बता दी, बट जो इसके टेबल्स हैं वो आप पढ़ लें, वही बातें हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं है, वी हैव डन दिस, ठीक है। व्हेन टू अवॉइड पोस्टपोन प्रेगनेंसी, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे। ओके, तो आप प्रेगनेंसी पोस्टपोन कर दें अगर फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे, ठीक है। या पेशेंट हाई डोजेज एडीज ले रहा है, पॉलीथेरेपी ले रहा है, ड्रग रेजिस्टेंस है, कंप्लाइंस अच्छी नहीं है, जर्नल हेल्थ अच्छी नहीं है, और कोमॉर्बिडिटीज है, ठीक है। ये सब ड्रग्स का एक कंपैरिजन है, बट मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लैमोट्रिजिन लेवी और जो कार्बामेजिपिन है वो थोड़ी बेहतर है, ठीक है। इसके बाद हम्म अच्छा, ओरल विटामिन के बाकी गाइडलाइंस देती हैं, आरसीओजी नहीं देती माँ को, अनटिल अनलेस अदर माँ के लिवर फंक्शन टेस्ट खराब करने वाली बीमारियां ना हो। ये क्वेश्चंस पूछने होते हैं हर पेशेंट से एट एंटीनेटल अपॉइंटमेंट, ये टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ों का उन्होंने सोल्यूशन बना दिया है कि पेशेंट 5 मिलीग्राम लेगी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड होगा उसका, और हाई रिस्क होगी अगर फिट्स फ्रीक्वेंटली पड़ते हैं, लो रिस्क होंगे अगर 10 साल से नहीं पड़े या 5 साल से दवाइयाँ नहीं खा रही, लो रिस्क मैनेज करेंगे, वरना सारी हाई रिस्क हैं। और हाई रिस्क हैं तो फिर उनको कौन कौन देखेगा, जीपी, ऑब्स्टेट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, नर्स, मिडवाइफ, इंडिविजुअलाइज कर लें उनकी चीज़ें सारी, और अल्ट्रासाउंड करा लें। अल्ट्रासाउंड के अलावा उनकी एक को कंसिडर करें अगर एनॉमली स्कैन खराब है, और सीरियल स्कैन कराएं, ठीक है। इसके अलावा अवॉइड करें सीजर्स, इंश्योर करें एडी कंप्लायंस, ठीक है। और लेवल्स देख लें अगर पेशेंट में कोई रिस्क है, हाई रिस्क है। विटामिन के 5 मिलीग्राम ओरल इफ ऑन एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स if high risk for other conditions, otherwise because of epilepsy she is taking an enzyme inducer नहीं देनी, ठीक है। तो ये एविडेंस बेस्ड एमडीडी पाथवे है ऑफ एंटीनेटल केयर फॉर ए वुमन विद एपिलेप्सी। ओके, सो नेक्स्ट में यस, एडी से रिस्क क्या हो सकता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से माँ को? मिसकरेजेस ज्यादा हो जाते हैं, एपीएच, हाइपरटेंशन, इंडक्शन, सेक्शन, प्रीटर्म डिलीवरी, पीपीएच कंपेयर्ड विद बैकग्राउंड पॉपुलेशन, और बच्चे को क्या होगा एसजीए टू फोल्ड, ठीक है। इसके अलावा 10% रिस्क है एनॉमलीज का, पॉलीथेरेपी इंक्लूडिंग सोडियम वेलप्रेट। अच्छा, जो रिसेंट ऑब्स गायनी के स्कैन की जो सोसाइटी है उन्होंने बोला है कि इको जो है ना वो हाई रिस्क वुमेन में गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डिटेक्टिंग कंजेनिटल कार्डियक मालफॉर्मेशंस। उनका एनॉमली स्कैन जो माइल्ड एनॉमलीज हैं उनको पिक नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल आरसीओजी ने इसको रिकमेंड नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेमी लेवी आर रिकमेंडेड एज फर्स्ट लाइन एजेंट्स इनसाइड प्रेगनेंसी। सोडियम वेलप्रेट अवॉइड करें, और अगर क्लोजअप टाइम देनी है तो तब दें तब पेशेंट वेरी हाई रिस्क हो। बाकी समवन वर आस्किंग पेन मैनेजमेंट लेटर सिकल सेल में, उस वक्त तो मुझे मिला नहीं, अब मिल गया था, ठीक है। तो दिस इज पेन मैनेजमेंट लेटर इन प्रेगनेंसी एंड इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग। सो वी हैव डन एपिलेप्सी, जेटीजी नीड्स टॉक आर्टिकल, ठीक है। थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं और देन वी विल डू another topic.
चलिए अब भी मुझे बिफोर दिस वी स्टार्ट द सेकंड टॉपिक, जस्ट लेट मी नो कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम फीटल इको कराते हैं, एनॉमली स्कैन चाहे नॉर्मल ही क्यों ना हो। मिलियन डॉलर क्वेश्चन, गोल्डन। अच्छा चलिए, आप मुझे बताइएगा, आई विल वेट। समवन इज राइटिंग। मैटरनल डायबिटीज में तो एनॉमली स्कैन के बगैर नहीं करते फीटल इको। नो, ना एपिलेप्सी में करते हैं। ओके, कुछ ड्रग्स हैं जिनमें, जो हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट कैंसर इनसाइड प्रेगनेंसी में। हाँ, डॉक्सीरूबीसी ने शायद उसमें करनी होती है। मैटरनल इको करते हैं, सॉरी फेटल इको नहीं। अच्छा, और लिथियम वालों में मैटरनल, लिथियम अगर माँ खाए तो फिर बच्चे की इको करते हैं, या माँ को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, या नक्कल फोल्ड सॉफ्ट टिश्यू मार्कर जो नॉर्मली स्कैन पे देखते हैं वो 6 mm से ज्यादा है, ये नॉर्मली स्कैन ही करता है, या एसएलई में रोला एंटीबॉडीज हैं, कार्डिक ब्लॉक्स हैं, सीटीजी खराब है। ठीक है, चल, सो लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक।